लास्ट वीडियो में हमारे 9 प्रॉपर्टीज हो गए थे. वी हैव लेट वन प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट, दैट इज प्रॉपर्टी नंबर 10. Up till now we have studied 9 number of properties of vector product. तो वेक्टर प्रोडक्ट की डेफिनेशन पढ़े और उसके 9 प्रॉपर्टी पढ़े. उसमें हम लोग ने आखिरी की 9 नंबर की प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ देयर डिटर्मिनेंट. दो वेक्टर्स का वेक्टर प्रोडक्ट डिटर्मिनेंट के फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है. ये हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी में आखिरी जो इसके प्रीवियस वीडियो में पढ़ी थी ये प्रॉपर्टी. अब एक प्रॉपर्टी हमारी बाकी है वेक्टर प्रोडक्ट की आखिरी की प्रॉपर्टी. वो क्या कहती है देखो, if two vectors are representing the adjacent sides of the parallelogram, if two vectors are representing the two adjacent sides of the parallelogram, then the magnitude of their cross product represents the area of the parallelogram. इसका मीनिंग है कि कोई भी दो वेक्टर्स, यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये वेक्टर ओ ए बार है, दिस इज अ वेक्टर ओ ए बार and this is another vector OB bar, दूसरा वेक्टर OB bar. So they are representing the two adjacent sides of the parallelogram. So इन दो वेक्टर का O बार जो है वो P बार है और OB बार जो है वो Q बार है. तो ये P बार और Q बार दो adjacent साइड रिप्रेजेंट कर रहे हैं उस पैरेललोग्राम के. तो इन दोनों वेक्टर का जो वेक्टर प्रोडक्ट आएगा और उसका जो मैग्नीट्यूड आएगा वो मैग्नीट्यूड पैरेललोग्राम का एरिया रिप्रेजेंट करेगा. तो एक बार हिंदी में, कोई भी दो वेक्टर्स किसी एक में पैरेललोग्राम के दो एडजेसेंट साइड रिप्रेजेंट कर रहे होंगे तो उनके वेक्टर प्रोडक्ट का जो मैग्नीट्यूड आएगा, वो उस पैरेललोग्राम का एरिया रिप्रेजेंट करेगा. तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक पैरेललोग्राम है OACB. इस पैरेललोग्राम में दो साइड जो है वो है साइड OA बार एंड साइड OB बार. These are representing the adjacent sides of the parallelogram. तो इस OA बार को सिंगल अल्फाबेट में हम लोग P बार बोलेंगे और ये दूसरा वेक्टर OB बार है, इसको हम लोग सिंगल अल्फाबेट में Q बार बोलेंगे. तो मैं इनडायरेक्टली बोलूंगी कि P बार और Q बार इस पैरेललोग्राम के एडजेसेंट साइड रिप्रेजेंट कर रहे हैं. तो प्रॉपर्टी कहती है कि इन दो वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट आएगा उसका मैग्नीट्यूड इस पैरेललोग्राम का एरिया रिप्रेजेंट करेगा. तो लेट अस अज्यूम इज दिस टू वेक्टर्स आर मेकिंग एन एंगल ऑफ थीटा विद ईच अदर. वेक्टर P बार और वेक्टर Q बार दोनों एक दूसरे के साथ एंगल बना रहे हैं थीटा. वेक्टर P बार और वेक्टर Q बार दोनों एक दूसरे के साथ एंगल बना रहे हैं थीटा. अभी हमने पॉइंट B से इस पैरेललोग्राम के बेस के ऊपर एक परपेंडिकुलर निकाली है. वी हैव ड्रॉन अ परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट B ऑन दिस OA बार. तो ये जो परपेंडिकुलर है दिस इंडिकेट्स इनडायरेक्टली हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम. ये पैरेललोग्राम की हाइट रिप्रेजेंट करती है. तो अभी हमने फॉर्मूला जो है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का, जो बेसिक फॉर्मूला हमने पढ़ा है वो क्या होता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस इनटू हाइट. ये जनरल फॉर्मूला जो हम लोग अभी तक स्कूल लेवल में पढ़ते आए हैं. एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस इनटू हाइट. अब बेस क्या है आप देखो तो सही, OA. बेस क्या है OA और हाइट क्या है H. ये देखो हाइट H हो गई. अब ये मैंने डाल दिया बेस इंटू हाइट दैट इज OA इंटू H. पर OA वेक्टर जो है देखो OA बार का मैग्नीट्यूड P बार के बराबरी में है तो हम OA को P भी लिख सकते हैं. तो मैंने लिख दिया P और OA इंटू H दैट इज OA की वैल्यू है P और तो P इंटू H. यहाँ पर मैंने बेस इंटू हाइट तो OA इंटू BD बोलो. BD की वैल्यू है H और OA की वैल्यू है P. अब H की वैल्यू मैंने आप देख सकते हो कि H की वैल्यू मैंने रिप्लेस करी है Q साइन थीटा. H की वैल्यू यहाँ पर मैंने रिप्लेस की है Q साइन थीटा. वो मैंने कहाँ से लाई, तो जरा डायग्राम में देखो. ये राइट एंगल ट्रायंगल नजर आ रहा है, ट्रायंगल ODB. इन ट्रायंगल ODB इज राइट एंगल ट्रायंगल. तो यहाँ पर इस राइट एंगल ट्रायंगल में मुझे साइन ऑफ थीटा चाहिए. तो साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज. Sin of theta is equal to opposite side upon hypotenuse. तो sin of theta is BD upon OB.
साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू बी डी अपॉन ओ बी। तो बी डी की वैल्यू है एच और ओ बी की वैल्यू है क्यू। तो साइन ऑफ थीटा इज बी डी अपॉन ओ बी, दैट इज एच अपॉन क्यू। तो इस प्रकार साइन ऑफ थीटा इज एच अपॉन क्यू, तो एच इज इक्वल टू क्यू साइन थीटा। इन दिस वे वी गॉट द वैल्यू ऑफ एच एज क्यू साइन थीटा। इसको उठा के इस एच के जगह पे डाल दो तो यह आएगा पी क्यू साइन थीटा। तो पी क्यू साइन थीटा इज नथिंग बट मॉड ऑफ पी बार क्रॉस क्यू बार। ये कैसे निकाला? तो हम लोग ने वेक्टर प्रोडक्ट की डेफिनेशन पढ़ी थी। ये देखो, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ पी बार क्रॉस क्यू बार, मॉड ऑफ पी बार क्रॉस क्यू बार, वी हैव स्टडीड द डेफिनेशन एज पी क्यू साइन थीटा। तो अगर मॉड ऑफ पी बार क्रॉस क्यू बार पी क्यू साइन थीटा होता है तो फिर पी क्यू साइन थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ पी बार क्रॉस क्यू बार नहीं हो सकता क्या? अगर ये इज इक्वल टू ये है तो इसका मतलब ये इज इक्वल टू ये होना ही चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि P इंटू एच, बट एच की वैल्यू हमने उठाई है क्यू साइन थीटा, तो ये इनडायरेक्टली पी क्यू साइन थीटा हो गया, यानी इनडायरेक्टली ये मॉड ऑफ पी बार क्रॉस क्यू बार हो गया। तो आपको पता है कि पी बार और क्यू बार कौन है? तो पी बार और क्यू बार इस पैरेललोग्राम के दो एडजेसेंट साइड्स है। वेक्टर पी बार और वेक्टर क्यू बार इस पैरेललोग्राम के दो एडजेसेंट साइड रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो मैंने उनका क्रॉस प्रोडक्ट किया, फिर उसका मैग्नीट्यूड निकाला, तो ये जो मैग्नीट्यूड है वो इनडायरेक्टली उस पैरेललोग्राम का एरिया रिप्रेजेंट करेगा। ये है प्रॉपर्टी आखिरी की कि कोई भी दो वेक्टर्स किसी एक आधे पैरेललोग्राम के एडजेसेंट साइड रिप्रेजेंट कर रहे होंगे तो उनके वेक्टर प्रोडक्ट का जो मैग्नीट्यूड होता है वो पैरेललोग्राम का एरिया रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। उसके बाद कभी कभी ऐसा होगा कि आपको अगर इस पैरेललोग्राम को दो पार्ट में देखो ऐसा कट कर दूं तो यू कैन सी कि यहाँ पे दो ट्रायंगल बन रहे हैं। अगर इस पैरेललोग्राम को दो पार्ट में कट कर दूं तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे दो ट्रायंगल बन रहे हैं, एक इधर का और एक उधर का। तो आपको किसी एक ट्रायंगल का, इन दोनों में से किसी एक ट्रायंगल का अगर एरिया पूछ लेते हैं तो बिल्कुल सिंपल लॉजिक है, क्या करना, आप उस पैरेललोग्राम का जो एरिया आएगा उसका हाफ कर लेना। पैरेललोग्राम का जो एरिया आएगा उसका हाफ कर लेना, इनडायरेक्टली आपको एरिया ऑफ द ट्रायंगल मिल जाएगा। तो इस प्रकार मैं ये भी कह सकती हूँ कि एरिया ऑफ ट्रायंगल, लिसन केयरफुली, suppose these two adjacent sides are representing the sides of a triangle. suppose ये वेक्टर p बार और ये वेक्टर q बार है और ये दोनों मिला के किसी एक पैरेललोग्राम के एडजेसेंट साइड रिप्रेजेंट नहीं कर रहे और किसी एक आधे ट्रायंगल के साइड रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो आप यानी कि अगर these are representing the sides of a triangle तो आपको इस ट्रायंगल का एरिया पूछना है, तो आप कैसे निकालोगे? तो हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला मॉड ऑफ p बार क्रॉस q बार, तो मैं डालूंगी एरिया ऑफ ट्रायंगल इज हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, यानी हाफ ऑफ मॉड ऑफ पी बार क्रॉस क्यू बार। ये आ गया तुम्हारा आखिरी की प्रॉपर्टी। और अब हम इसके ऊपर के न्यूमेरिकल करेंगे। तो ये मैं निकाल देती हूँ और सॉल्व द न्यूमेरिकल डिपेंडिंग ऑन दिस प्रॉपर्टी। तो देखो न्यूमेरिकल करेंगे, सवाल पढ़ेंगे डिपेंडिंग, दैट इज द एप्लीकेशन ऑफ दिस प्रॉपर्टी और आइदर यू कैन से एप्लीकेशन ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। तो वेक्टर प्रोडक्ट का एप्लीकेशन। सो एक न्यूमेरिकल हम यहाँ पर लिखने जा रहे हैं, फाइंड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। एग्जांपल है, एग्जांपल, फाइंड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम, फाइंड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम with adjacent sides, with adjacent sides formed by p bar and q bar, formed by p bar and q bar, formed by p bar and q bar। तो वेक्टर p bar लिखते हैं और वेक्टर q bar लिखते हैं। वेक्टर p bar जो है वो है i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप और q bar वेक्टर है 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप, 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप। एक बार वेक्टर कंफर्म कर लेते हैं, i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप और q बार है 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप। और इन्होंने बोला है कि ये वेक्टर p बार और q बार आर रिप्रेजेंटिंग द एडजेसेंट साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम एंड यू हैव टू डिटरमाइन द एरिया ऑफ दिस पैरेललोग्राम। तो कैसे करेंगे? तो जैसे कि मैंने कहा कि इसकी प्रीवियस प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी, कोई भी दो वेक्टर का वेक्टर प्रोडक्ट करने के लिए, कोई भी दो वेक्टर का
वेक्टर प्रोडक्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कोई भी दो वेक्टर का वेक्टर प्रोडक्ट करने के लिए हमें मॉड करना पड़ेगा, मॉड। तो मॉड यानी डिटर्मिनेंट। कैसे करेंगे, तो p बार क्रॉस q बार आपको बताया था ना, कोई भी दो वेक्टर के वेक्टर प्रोडक्ट करने के लिए हमें इसको डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। डिटर्मिनेंट के फॉर्म में i कैप j कैप k कैप। तो पहले p है ना, तो p के कंपोनेंट लिखो, px 1 है, py 2 है, pz 3 है, राइट। फिर q के लिखना, q के कंपोनेंट qx 2 है, qy -1 है, qz 1 है। अब हम करेंगे बिल्कुल सिंपल तरीके से, पहले i कैप ले लेना, फिर इसके नीचे के नहीं लेंगे। देखो पहले i कैप लेंगे, फिर इसका नीचे का नहीं लेंगे, फिर इन दोनों का क्रॉस करेंगे। तो ये आएगा, देखो 2 × 1 2, और ये आएगा 3 × -1 -3, 3 × -1 -3। लेकिन हम सब्सट्रैक्शन करते हैं इन दोनों के प्रोडक्ट का, तो ये आएगा 2 -3। उसके बाद बीच का एलिमेंट -j कैप, फिर इसके नीचे का नहीं लेना। अब इन दोनों का करना है, देखो 2 × 1 2 और 3 × 2 = 6, तो ये प्रोडक्ट इनका सब्सट्रैक्ट। फिर आएगा k कैप, फिर इसके नीचे के नहीं लेना, फिर इनका लेना, तो ये आएगा 1 × -1 एंड 2 × 2 4, और इसका सब्सट्रैक्शन, तो ये आएगा -4। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, आगे का सॉल्व करेंगे। देखो क्या होता है आगे, तो 2 -3 यानी कि 2 + 3, तो ये आएगा 2 -3 यानी 2 + 3 i कैप। फिर 1 × -6 1 -6 -5 और ये माइनस, देखो 1 -6 -5 -5 × माइनस, दैट इज +5j कैप, और -1 -4 -5k कैप। तो इस प्रकार हमें मिला है 5i कैप + 5j कैप -5k कैप। यह आ गया हमारा p बार क्रॉस q बार। हमें तो एरिया निकालना है, तो एरिया निकालने के लिए हम क्या करते हैं, मॉड ऑफ। सो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू मॉड ऑफ p बार क्रॉस q बार। मॉड कैसे निकालेंगे, तो ये जो भी वेक्टर आएगा उसका मैग्नीट्यूड, तो √ऑफ, देखो इसका px यानी p बार क्रॉस q बार, आप चाहो तो इसको रिजल्टेंट वेक्टर r बार कह सकते हो, r बार इज इक्वल टू p बार क्रॉस q बार। ये जो भी इनका रिजल्टेंट वेक्टर आया, वेक्टर प्रोडक्ट करके जो भी वेक्टर मिलेगा वो रिजल्टेंट वेक्टर मिलेगा। फिर इसका मॉड, तो ये 5 का स्क्वायर प्लस ये 5 का स्क्वायर प्लस ये -5 का स्क्वायर, तो ये आएगा √25 + 25 + 25 यानी √75, यानी कि 25 × 3, और 25 का रूट आता है 5, तो 5√3। दिस इज द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। तो अभी देखो, आप देख सकते हैं कि इन्होंने यहाँ पर इसका यूनिट भी नहीं दिया था, इसका यूनिट नहीं दिया था, तो हम जब यूनिट नहीं रहता तो हम इसको यूनिट कह सकते हैं, यूनिट × यूनिट, यूनिट का स्क्वायर। क्या कह सकते हैं, यूनिट × यूनिट, यूनिट का स्क्वायर। तो देयरफॉर यू कैन से दैट कि 5√3 यूनिट स्क्वायर, दिस इज द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। Now we will have one more numerical depending on the vector product। एक और प्रॉब्लम करेंगे हम लोग इसके ऊपर का। तो आप ये प्रॉब्लम अगर आपको लिखना है तो आप वीडियो पॉज करके लिखोगे, ठीक है। तो एक और वेक्टर आपके टेक्स्ट बुक का करते हैं, पेज नंबर 29 एग्जाम्पल नंबर 3 का 3, पेज नंबर 29 एग्जाम्पल नंबर 3 का 3। आई एम गोइंग टू इरेज दिस, इफ यू वांट टू राइट pause your video and you can write all over। So I am erasing this right now because हमको और भी प्रॉब्लम्स करने हैं, तो हम इसको इरेज करेंगे। तो देखो पेज नंबर 29 नए टेक्स्ट बुक में से पेज नंबर 29 एग्जाम्पल नंबर 3 का 3, पेज नंबर 29 एग्जाम्पल 3 का 3, ठीक है। अब एग्जाम्पल लिखेंगे, ऐसा ही करना है सेम वेक्टर प्रोडक्ट को, सिर्फ आपको प्रैक्टिस हो जाए डिटर्मिनेंट की, इसीलिए हम ये प्रॉब्लम्स ले रहे हैं। देखो प्रॉब्लम क्या कहता है, डिटरमाइन द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ, प्रॉब्लम कहता है डिटरमाइन द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ, डिटरमाइन द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ, एक v1 बार है और दूसरा वेक्टर है v2 बार।
determine the vector product of one vector is v1 bar and another vector is v2 bar. तो v1 bar is given by v1 bar is equal to, क्या है वो v1 bar देखो तो सही, v1 bar है 2i cap plus 3j cap माइनस k cap और v2 bar है i cap प्लस 2j cap माइनस 3k cap और हमें इसका क्रॉस प्रोडक्ट करना है यानी वेक्टर प्रोडक्ट। तो देखो v1 बार क्रॉस v2 बार ऐसे पहले लिख लेंगे इसको, फिर हम यहाँ पे डिटर्मिनेंट डालेंगे i कैप j कैप k कैप, फिर v1 के कंपोनेंट लिखेंगे, पहले v1 है ना सिक्वेंशियली, जो पहले नंबर पे होगा उसके कंपोनेंट पहले लिखना, तो 2 3 -1 और v2 बाद में तो उसके कंपोनेंट बाद में लिखेंगे 1 2 -3। अब इसको सॉल्व करेंगे, सिंपल है एकदम, i कैप पहले डाल देंगे, फिर इसके नीचे का नहीं लिखेंगे, तो 3 × -3 -9 और ये -2, तो -9 माइनस ऑफ -2 ऐसा आएगा ये, राइट, ये ऐसा आएगा। उसके बाद माइनस j कैप, तो इसके नीचे वाला नहीं देखेंगे, तो ये आएगा 2 × -3 दैट इज -6 एंड 1 × -1 तो हम माइनस ऑफ -1, क्योंकि हम डिफरेंस करते हैं प्रोडक्ट को सब्सट्रैक्ट, एक पहले वाले प्रोडक्ट से दूसरे वाला प्रोडक्ट सब्सट्रैक्ट करते हैं। फिर आएगा k कैप, ठीक है, ये नहीं लेना, फिर 2 2 4 ये 4 और 3 × 1 3 तो 4 -3। अब इसको सॉल्व करेंगे, -9 + 2 कितने हो गए बोलो, -9 + 2 i कैप, फिर -6 + 1, फिर आता है -6 + 1, देखो ये क्या आ रहा है माइनस ऑफ, यानी यहाँ पर पहले आई कैप इधर लिख लेते, बाद में भी कर सकते, पीछे भी लिखा तो डजंट मैटर, -j कैप -6 + 1 और ये 4 -3 1 × k कैप इज 1k कैप, तो आप सिंपली k कैप लिखो या 1k कैप लिखो चलेगा। तो -9 + 2 -7 i कैप, राइट, फिर -6 + 1 -5 और ये माइनस प्लस 5j कैप और ये आ गया k कैप। तो ये निकालने के लिए बोला था उन्होंने आपको, डिटरमाइन द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ, सिर्फ वेक्टर प्रोडक्ट निकालने के लिए बोला था, उसका मैग्नीट्यूड नहीं बोला था, ओनली वेक्टर प्रोडक्ट निकालने के लिए बोला था, मैग्नीट्यूड नहीं बोला था, तो सिर्फ वेक्टर प्रोडक्ट निकाल के रख दिया, -i कैप प्लस 5j कैप प्लस k कैप, ये आ गया हमारा रिजल्टेंट वेक्टर बाय यूजिंग द डिटरमिनेंट। तो बोर्ड पे आप लोग देख सकते हैं कि एक न्यूमेरिकल यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, प्रूव दैट द वेक्टर a bar is equal to 2i cap plus 5j cap minus 6k cap and b bar is equal to i cap plus 5/2j cap minus 3k cap are parallel। प्रूफ करिए कि ये दो वेक्टर एक दूसरे को पैरेलल है। अभी दो वेक्टर्स एक दूसरे को पैरेलल है ये प्रूव करने के दो तरीके, एक तरीका हमने पहले पढ़ा था, उनके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स का रेशियो निकाल के, अगर उनके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स का रेशियो कांस्टेंट और पॉजिटिव आ रहा है तो वो दो वेक्टर पैरेलल होते हैं, और अगर उनके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स का रेशियो कांस्टेंट और नेगेटिव आ रहा है तो वो एंटी पैरेलल होते हैं। ये एक तरीका है। और दूसरा तरीका वेक्टर प्रोडक्ट निकाल के, तो वेक्टर प्रोडक्ट में हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि कोई भी दो वेक्टर्स एक दूसरे को पैरेलल होंगे तो उनका वेक्टर प्रोडक्ट नल वेक्टर आता है, या एंटी पैरेलल होंगे तो उनका भी वेक्टर प्रोडक्ट नल वेक्टर आता है। तो हमें अगर दो वेक्टर्स पैरेलल है या एंटी पैरेलल है ये चेक करके देखना है, तो हम उसका वेक्टर प्रोडक्ट निकाल के देखेंगे डिटरमिनेंट से, और अगर हमें वो वेक्टर प्रोडक्ट यानी कि रिजल्टेंट वेक्टर नल वेक्टर मिलेगा तो हम बोल सकते हैं कि वो दो वेक्टर एक दूसरे को पैरेलल है। तो मैं यहाँ पर दोनों मेथड आपको बताऊंगी। इन्होंने कहा है कि ये वेक्टर ए बार और ये वेक्टर बी बार एक दूसरे को पैरेलल है, ये प्रूव करिए। तो पहली वाली मेथड, इसमें हम क्या करेंगे, ए का कंपोनेंट ax कंपोनेंट और बी का bx कंपोनेंट, दोनों का रेशियो निकालेंगे। इसका ax कंपोनेंट नजर आ रहा है 2 और b का bx कंपोनेंट नजर आ रहा है 1, तो 2/1। फिर वेक्टर a का ay कंपोनेंट नजर आ रहा है 5 और b का by कंपोनेंट नजर आ रहा है 5/2। देखो मैंने लिखा ay/by दैट इज 5/5/2, तो दैट इज 5/1 और 5/2 को उल्टा आने के बाद ये 2/5, 5 कैंसिल एंड यू गॉट 2/1। फिर az और bz का रेशियो निकालेंगे। az का रेशियो -6, az का कंपोनेंट है -6 और bz का कंपोनेंट है -3, तो -6/-3
माइनस माइनस कैंसिल, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ये भी आ गया 2/1. So you got the ratio of ax upon bx is equal to ay upon by is equal to az upon bz is equal to 2/1. That is the ratio is constant and positive. That is the ratio is constant and positive, and hence these two vectors are parallel to each other. The ratio is constant and positive, and hence the two vectors are parallel to each other. अब ये हो गई एक मेथड. दूसरी आती अल्टरनेटिव मेथड. अल्टरनेटिव मेथड मतलब वेक्टर प्रोडक्ट वाली, तो वो भी आप देख लो. देखो नीचे यहाँ पर अल्टरनेटिव करके ये मेथड शुरू हो गई. मुझे एक बार क्रॉस बी बार करना है, तो मैं अभी इनका क्रॉस प्रोडक्ट करने के लिए इनको पहले डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिखूंगी. तो आई कैप जे कैप के कैप लिख लिया. फिर ए के कंपोनेंट लिखो ax ay az. देखो ax है 2, ay है 5 और az है -6. फिर b के कंपोनेंट लिखो bx है 1, ये देखो 1, by है 5/2 और bz है -3. अब जैसे हम डिटरमिनेंट सॉल्व करते हैं वैसे इसको सॉल्व करेंगे. पहले आई कैप ले लेंगे साइड में, फिर इसके नीचे के नहीं लेंगे और इन लोगों का क्रॉस करेंगे. 5 × -3 -15 और -6 × 5/2. ये देखो 5/2 × -6, 2 1 जा 2 3 जा एंड -5 × 3 इज -15. तो देखो 5 × -3 -15 और -6 × 5/2 इसका भी प्रोडक्ट -15 आता है. और हम इन दोनों का प्रोडक्ट का सब्सट्रैक्शन करते हैं तो बाहर भी एक और नेगेटिव साइन आएगा. फिर बीच वाला एलिमेंट लेंगे जे कैप, वो हमेशा माइनस लेते हैं, माइनस जे कैप. फिर इसका नीचे का नहीं लेंगे, तो फिर 2 × -3 -6 एंड -6 × 1 दैट इज -6. और इन दोनों का सब्सट्रैक्शन, तो सब्सट्रैक्शन का ये और नेगेटिव साइन आएगा. फिर आता है के कैप. अब के कैप का करना है तो ये नहीं लेंगे, फिर इनका करेंगे 2 × 5/2 दैट इज 5 and 1 × 5 that is also 5. तो 5 - 5. अब नीचे के स्टेप पे देखो -15 and minus of -15 plus 15. तो ये हो जाएगा -15 plus 15 यानी कि 0 i कैप. और ये -6 and minus of -6 plus 6, तो -6 plus 6 0, तो 0 × j कैप, ये हो गया -0 j कैप. और 5 में -5 0, तो ये 0 k कैप. तो आपको मिला 0 i कैप -0 j कैप प्लस 0 k कैप, यानी कि नथिंग x y z कंपोनेंट उसको है ही नहीं. दैट इज अ नल वेक्टर. एंड हेंस कि रिजल्टेंट वेक्टर जो इन वेक्टर का वेक्टर प्रोडक्ट करके हमें जो रिजल्टेंट वेक्टर मिला है वो नल वेक्टर मिला है. तो प्रॉपर्टी क्या कहती है कि कोई भी दो वेक्टर प्रोडक्ट का रिजल्टेंट वेक्टर अगर हमें नल वेक्टर, कोई भी दो वेक्टर का वेक्टर प्रोडक्ट अगर हमें नल वेक्टर मिल रहा है तो वो वेक्टर्स एक दूसरे को पैरेलल होते हैं. तो नेक्स्ट प्रॉब्लम हम करने जा रहे हैं वो डॉट प्रोडक्ट के ऊपर का है. नेक्स्ट प्रॉब्लम पढ़ेंगे. इसमें कहा है फाइंड द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स. फाइंड द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स a bar is equal to I cap plus 2j cap minus k cap and b bar is equal to minus I cap minus 2j cap plus k cap. ये दो वेक्टर आपको दिए हैं और बोला है कि इन दोनों के बीच में एंगल निकालो. तो जब ऐसा प्रॉब्लम होता है कि आपको दो वेक्टर दिए रहते हैं और बोलते हैं कि इसके बीच का एंगल निकालो, तो आपको डॉट प्रोडक्ट वाली मेथड इस्तेमाल करना है. क्रॉस से भी कर सकते हैं, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट से बेटर डॉट प्रोडक्ट वाली मेथड इजी जाती है. तो देखो डेफिनेशन क्या कहती है, ए बार डॉट बी बार इज ए बी कॉस थीटा. एज पर डेफिनेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट, a bar dot b bar is equal to ab cos theta. So therefore a bar dot b bar upon ab is equal to cos of theta. तो मुझे अगर एंगल चाहिए इनके बीच का, तो मुझे पहले इन दोनों का a bar और b bar का डॉट प्रोडक्ट करना पड़ेगा, फिर a का मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा, फिर b का मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा. तो कैसे करेंगे, देखो a bar dot b bar ये वाली प्रॉपर्टी हमने डॉट प्रोडक्ट में पढ़ी है कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ देयर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट. तो a bar dot b bar is equal to, we can write ax bx plus ay by plus az bz. तो अभी x देखो तो सही, ax देखो कोएफिशिएंट कितना नजर आ रहा है 1, तो डाल दिया 1. bx का कोएफिशिएंट कितना नजर आ रहा है -1, देखो डाल दिया -1. फिर ay का कोएफिशिएंट है 2, ये देखो 2, और by का कोएफिशिएंट है -2, तो ये है -2. फिर az का कोएफिशिएंट है -1, ये है -1, और bz का कोएफिशिएंट है 1, तो ये 1. अब करेंगे -1 × 1 -1, 2 × -2 -4 एंड -1 × 1 -1. तो -1 -4 -1,
यानी -4 -1 -5 -5 -1 -6। तो ये आपको मिला a बार डॉट b बार एज -6। अब हमें a का मैग्नीट्यूड निकालना है क्योंकि वो सब हम इस फॉर्मूले में पुट करने वाले हैं। तो a का मैग्नीट्यूड, द मॉड ऑफ a बार इज अंडर रूट ऑफ ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर। तो ax है 1 का स्क्वायर, ay है 2 का स्क्वायर, az है -1 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर आ रहा है 4, देखो 2 का स्क्वायर कितना आ रहा है 4 और -1 का स्क्वायर 1, तो ये आ गया √6। फिर b का मैग्नीट्यूड निकालेंगे, मॉड ऑफ b बार अंडर रूट ऑफ bx स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस bz स्क्वायर। अब bx देखो कितना है -1, ये देखो -1 डाल दिया उसका स्क्वायर, by कितना है -2, ये देखो -2 डाल दिया उसका स्क्वायर, bz कितना है 1, ये देखो 1 डाल दिया उसका स्क्वायर। तो देखो -1 का स्क्वायर 1, -2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1, 4 + 1 + 1 ये √6, ये आ गया √6। तो you got the value of mod of b bar is √6 and mod of a bar is √6 and a bar dot b bar as -6। अब इसको इन तीनों को उठा के इस फॉर्मूले में डाल देंगे। ये देखो फॉर्मूला ये मैंने यहाँ पर लिखा है, cos of थीटा इज a bar dot b bar अपॉन ab। तो हमारा a bar dot b bar कितना आया है -6, ठीक है। a का मैग्नीट्यूड हमारा कितना है √6, b का मैग्नीट्यूड कितना है √6, तो √6 into √6 that is 6 and a bar dot b bar it is -6 and ये √6 into √6 ये 6 and 6 कैंसिल हो गए, देखो 6 गया, ये गया -1। तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं cos of थीटा इज इक्वल टू -1। तो थीटा इज इक्वल टू, देखो cos of थीटा इज -1, तो थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ -1, सो थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो अगर कोसाइन ऑफ cos ऑफ 180 जो होता है, cos ऑफ 180 अगर -1 होता है तो cos इनवर्स ऑफ -1 180 डिग्री होता है। तो इस प्रकार हमें थीटा मिला 180 डिग्री। तो अगर थीटा 180 डिग्री मिला, इसका मतलब वेक्टर a बार और b बार एक दूसरे के बीच में एंगल 180 का करते हैं, तो ये एंटी पैरेलल वेक्टर है, ठीक है, ओके।